सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब यहाँ के सर्वाइकल लिम्फ नोड जब बढ़ने लगते हैं, जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, इंद्रियाँ कहते हैं, जब वो ग्लैंड्स बढ़ने लगते हैं तो वो दर्शाते हैं कि कहीं थायराइड ग्लैंड अब का कैंसर ना हो गया हो और जो कि अब लिम्फ नोड्स में चला गया हो। अभी हेड एंड नेक कैंसर में अब ये देखा जा रहा है कि ये जो टोबैको का सेवन हो रहा है, इतना ज़्यादा सेवन जो हम लोग कर रहे हैं, जो बच्चे लोग भी कर रहे हैं, तो अब हमें 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनमें ये कैंसर देखा जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि एक रोबोट होता है, उस रोबोट से ही हम ये सर्जरी करते हैं। माहीन सर्जरी हो जाती है जिसमें स्टिचेस वगैरह कम लगते हैं। इंट्रा ओरल मतलब ओरल कैविटी के अंदर से ही हम सर्जरी कर लेते हैं, तो बाहर कोई टाँका वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो ऑब्वियसली उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरीज। अभी हम मौजूद हैं तलीला एम्बियंस में हो रहे ऑनको अपडेट इवेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर खत्री सर, जो मैक्स पर्पलगंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सीनियर डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आज हम सर से बात करके जानेंगे हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि कई प्रकार के कैंसर शामिल होते हैं। तो इसका कोसिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें कीटरूडा क्या रोल प्ले करता है। सर, जब हेड एंड नेक कैंसर की बात आती है तो इसमें एक नहीं कई तरीके के कैंसर होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो मेन कोज है वो क्या है? अगर हम मेन कॉज की बात करें हेड एंड नेक कैंसर में, तो उसका मेन कॉज है स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड डिजीजेस, और अदर कॉज है अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, ये एक इंपॉर्टेंट करना। अदर जो ऑफन देखा जाता है जेनेटिक कॉज, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली में रन करता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कॉजेज़। ये मेन कॉजेज़ हैं जो कि हेड एंड नेक कैंसर करते हैं। क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो दिखने के बाद हमें बिना दो राय लिए सीधा डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? जो मेन सिम्टम्स होते हैं हेड एंड नेक कैंसर के, खासकर ओरल कैविटी के, उसमें कोई गांठ आना, गले में गांठ आना या मुंह में या टंग में कहीं कोई गांठ दिखती है या अल्सर दिखता है, वो एक मेन सिम्टम होता है इस बीमारी का। कई बार उसी में गांठ में से या टंग की डिजीज़ में से ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो वो दर्शाता है कि अब ये एडवांस हो रही है और इमीडिएटली हमें जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन और सिम्टम इज़ कि जब कोई गांठ आती है इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जब थायराइड कैंसर की बात आती है तो उसमें भी गांठ दिखने के बाद हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? यस, तो थायराइड गांठ हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट गांठ होती है, जो सबसे कॉमनली देखी जाती है, वो गांठ है थायराइड की गॉइटर जिसे हम कहते हैं। वो नॉन कैंसरस होता है, वो तो बहुत फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है और कुछ एक मेल्स में भी देखने को मिलता है। बट जब ये गांठ गाढ़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो ये दर्शाती है कि हो सकता है ये कैंसर भी हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब यहाँ के सर्वाइकल लिम्फ नोड जब बढ़ने लगते हैं, जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, इंद्रियाँ कहते हैं, जब वो ग्लैंड्स बढ़ने लगते हैं तो वो दर्शाते हैं कि कहीं थायराइड ग्लैंड अब का कैंसर ना हो गया हो और जो कि अब लिम्फ नोड्स में चला गया हो। किस एज में जो हेड एंड नेक कैंसर होता है, किस एज में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, कि मतलब कि 50 साल के बाद या फिर 40 साल के बाद? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एज ग्रुप जो है जनरली कहा जाता है कि ओल्ड एज में होता है, 50, 60, 70 की उम्र में। बट अभी हेड एंड नेक कैंसर में अब ये देखा जा रहा है कि ये जो टोबैको का सेवन हो रहा है, इतना ज़्यादा सेवन जो हम लोग कर रहे हैं, जो बच्चे लोग भी कर रहे हैं, तो अब हमें 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनमें ये कैंसर देखा जा रहा है। इसके अलावा जब हमें हेड एंड नेक कैंसर होता है, इसमें हमारा जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत बदल जाते हैं, तो इसके लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? इसमें क्या कुछ अभी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल हुई है? अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ये वाला, कि लोग अपनी काया को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और बोलते हैं कि हमारी काया में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए कई लोग आते ही नहीं हैं इलाज के लिए। बट अब जो है सर्जरीज इतनी एडवांस हो गई हैं, रोबोटिक सर्जरी हो गई है, टॉर्स कहते हैं उसे, कि जहाँ पता ही नहीं लगता है सर्जरी के बाद कि कई सालों में कि उसको कभी सर्जरी हुई भी थी उस पेशेंट की। तो उसके लिए खासकर हमारे पास फ्री फ्लैप करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं, जिसमें इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि पेशेंट एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ऑपरेशन के बाद भी जी सकता है। आप हल्का सा रोबोटिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि? रोबोटिक सर्जरी बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि एक रोबोट होता है, उस रोबोट से ही हम ये सर्जरी करते हैं। माहीन सर्जरी हो जाती है जिसमें स्टिचेस वगैरह कम लगते हैं। इंट्रा ओरल मतलब ओरल कैविटी के अंदर से ही हम सर्जरी कर लेते हैं, तो बाहर कोई टाँका वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो ऑब्वियसली उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरीज। इसके अलावा क्या आप कीटरूडा, पेब्रोलिजुमैब के बारे में बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन सब से कैसे अलग है? कीमोथेरेपी
जो है एक टैबू होता है, लोग डरते हैं उससे कि अरे कीमोथेरेपी लगेगा तो हमारे को कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बाल झड़ जाएंगे। बट एक चीज़ समझनी है कि जो हम कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ देते हैं वो बहुत हल्की कीमो होती है, रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए दी जाती है। बट जब हम बात करते हैं, जब पेशेंट का डिजीज़ जो है, जो कैंसर जब है बहुत बढ़ जाता है, जिसे हम एडवांस कहते हैं या मेटास्टेटिक कहते हैं, या रिकरेंस हो गया है, उसको बीमारी वापस आ गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कीमो के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी में दो इम्पॉर्टेंट हैं, पेम्ब्रो एंड निवोलिवमैब। ये दो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये इम्यूनोथेरेपीज़ हैं। इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है कि ये हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, और उन टी सेल्स की वजह से, इनके एक्टिवेशन की वजह से कैंसर में वो डायरेक्टली किल करता है, जिससे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं। कुछ एक स्टेजेस में हम लोग इसको अकेले ही इम्यूनोथेरेपी देते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव रहती है विद वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट, मतलब साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं उसमें। इसके अलावा क्या ओरल हेल्थ के लिए, हेड एंड नेक कैंसर के लिए कुछ अभी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है रोबोटिक सर्जरी के अलावा जो लोगों को पता होना चाहिए, और या फिर ऐसी रिसर्च सामने आई जो काफ़ी एक्साइटेड है आप बताने के लिए? आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रीटमेंट का, रिसर्च का, कहीं पर भी आप बात करेंगे वो इम्यूनोथेरेपी ही है। हर जगह इम्यूनोथेरेपी की ही बात होती है। ओनली थिंग इज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ पर टाटा से एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है जिसमें लो डोज ऑफ इम्यूनोथेरेपी भी कहा गया है कि बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस है, बट उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। हम लोग भी कुछ पेशेंट में लो डोज ऑफ इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं, बट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो हाई डोज जो इम्यूनोथेरेपी की दी जाती है वही अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके इंपॉर्टेंट थिंग इज़, एक तो सर्वाइवल बेटर हो जाता है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बेटर हो जाता है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। सो हर तरह से बेनिफिट करती है ये इम्यूनोथेरेपी। थैंक यू। हमारा मुंह हमारे शरीर का द्वार होता है और इसका स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपको इसको स्वस्थ रखना है तो इसके लिए अल्कोहल और स्मोकिंग को आपको छोड़ना होगा। बाकी हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे punjabkesi.com के साथ।